आपने भी म्यूचुअल फंड्स लिया है, सोच रहा है कि म्यूचुअल फंड लेना है, नहीं लेना है ना? और कितने सारे लोग लिए भी होंगे म्यूचुअल फंड्स। तो एक चीज़ बताइए मुझे, आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और ये क्यों लेना चाहिए आपको? देखिए, एक सीधा बात मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या? अब मान लीजिए आप एक आपके पास एक कुछ एक्स्ट्रा मनी है, या फिर आप डायरेक्टली आप चाहते हैं कि आपके पास जो फंड है पड़ा हुआ है, आप कहीं उसको इन्वेस्ट करें, तो आपके पास क्या ज़रिया है ना? तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अब इन्वेस्ट जब ये वर्ड आता है ना कि मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूँगा पैसा, तो वो जब भी वो बात इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, तो फिर वो आपको मार्केट रिलेटेड हो जाता है। मतलब आगे मार्केट कैसे चलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो पैसा निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या रिटर्न बनेगा, ठीक है? अब जब बात मार्केट की आता है, तो मार्केट में 2 ही चीज़ हो सकता है ना? या तो हो सकता है कि मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म करे, इन द सेंस कि मार्केट में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? तो क्या होगा, आप फंड आपका जो है, वो आपको रिटर्न्स आपको पॉज़िटिव रिटर्न बना के देगा। अब वही आपको अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि मार्केट में जो परफ़ॉर्म करने वाले चीज़ें हैं, जैसे होता है इकोनॉमिक हो गया, या मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट हो गया, और भी जो चीज़ें होते हैं जैसे इनोवेशंस हो गए, एग्रीकल्चर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट, ठीक है? तो अगर वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करा, जैसे कोविड के जैसे सिनेरियो आ गया, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉब्लम है, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से मार्केट नहीं चला। ये एक ओवरऑल सिनेरियो बन गया था, जिसके वजह से सारे मार्केट पूरा अंडर परफॉर्म किए हैं, और इसमें आपको डेफिनेटली नेगेटिव रिटर्न बनेगा इस चीज़ में, है ना? तो यहाँ पे जब आप मार्केट में निवेश करने की बात करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए हों, या आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्ट करें, या फिर डायरेक्टली आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, कहीं पे भी जब बात इन्वेस्टमेंट में आता है, तब ये आपको मार्केट लिंक्ड हो जाता है। मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो फिक्स्ड नहीं है, आपको गारंटीड रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, ये डिपेंड कर रहा है कि आगे मार्केट कैसा चलेगा उसके बेसिस पे, ठीक है? पुराना हिस्ट्री आप देखोगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अगर लंबे समय तक मार्केट ऊपर गया है, जो एक अभी तक का अगर सिनेरियो देखेंगे, अब 15-20 साल आप अगर आप कोई चीज़ होल्ड करके रखे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, और वो पॉज़िटिव रिटर्न दिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला 2, 3, 5 साल आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है? तो अब जब बात इन्वेस्टमेंट पे आ जाता है, तो आपको दोनों चीज़ के लिए तैयार होना है, ठीक है? कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो उसमें मुझे रिटर्न कितना बनेगा, ठीक है? अब ये जब बात आता है कि कितना रिटर्न बनेगा, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, तो उसके लिए आपको पहले ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपका कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी क्या है? मतलब कि आपका रिस्क लेने की क्षमता क्या है? अगर मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप कहाँ तक आपका पैसा का नुकसान होने देख सकते हैं, ठीक है? आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि वहाँ पे आप खुद एक्टिवली आपका पैसा मैनेज नहीं करते हैं। आप एक फंड का हाउस को आपका पैसा आप ट्रांसफ़र करते हो, जो कि सिक्योर है, ठीक है? मोस्टली। तो आप अपने पैसा जब अपने कोई म्यूचुअल फंड्स जो रेगुलेटेड सेबी के अंदर आता है, सारे म्यूचुअल फंड्स मोस्टली, ठीक है? तो अगर आप उसमें पैसे आपने रखे हैं, तो आप एक फंड मैनेजर को एक्चुअली आपने हायर किए, ठीक है? और उसके लिए आपको एक फ़ी भी पे करना पड़ता है, ठीक है? जैसे उसको आप एक्सपेंस रेशियो हम बोलते हैं। आपने पैसा आपने दिया, ठीक है? और वो फंड मैनेजर जो हैं, वो वैसे आप जैसे हज़ार लाखों लोगों से पैसा ले रहे हैं, और वो फंड को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? अब वो फंड को कहाँ लगाएगा, उसका एक आपको प्री कंडीशन पहले आपको बता देगा, जिसको आप बोलते हैं ना कि अब जब म्यूचुअल फंड का आप कोई भी एडवर्टाइज़िंग आप सुनते हो कि आप लाइक म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट इज़ प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट्स, राइट?
केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वही जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उस डॉक्यूमेंट्स में आपको लिखा रहेगा कि ये जो फंड्स हैं, आपने जो फंड आप दे रहे हैं फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए, वो फंड कहाँ यूज़ होने वाले हैं और किस पर्पज़ के लिए है, ठीक है? जैसे होता है कि मान लीजिए कोई फंड्स हैं जो डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में। हो सकता है कि आपको पूरा मनी जो आपका पैसा आपने डाल रहे हैं, वो सारे के सारे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो, ठीक है? दूसरा हो सकता है कि आपका फंड जो है वो हाइब्रिड फंड में चला गया। आपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया, आपने बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया या फिर कुछ और भी दूसरी चीज़ हो सकता है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया। बट वो फंड में आपको क्लियरली लिखा रहेगा, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप पहले पढ़ लीजिए, ठीक है? कि आपके ये फंड सही है आपके लिए या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो फंड है इसके में जो पोर्शन है, इक्विटी का इतना पोर्शन रहेगा, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट में मेरा पैसा जाने वाला है 40% 60% और बाकी डेब्ट में जाने वाला है, तो एक्चुअली ये जो डिपेंड करता है कि आपको आगे फ्यूचर्स में रिटर्न कैसा देने वाले हैं। अगर लास्ट 30 साल में म्यूचुअल फंड्स अगर देखा जाए कोई, आपको 12% 15% का कैगर दिया है, जिसका मतलब है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट या कंपाउंडेड रिटर्न आपको जो बोलते हैं, ठीक है? वो आपको प्रोवाइड किया है। बट वो गारंटीड नहीं कि आगे भी होगा, आगे बेहतर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उतना भी रह सकता है, ठीक है? बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आपको ये रिटर्न मान लीजिए कि ये जो रिटर्न लास्ट 5-10 साल, 15 साल में दिए हैं, वही आपको मिलने वाला है, ठीक है? अगर मार्केट सही रहता या जो भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 12% का ही क्या अगर आपको कोई फंड दिया है, वो भी शायद 12% ही आपको देगा। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया आपने उसमें लगा के रखे हैं और आप उसको 10 साल, 15 साल के लिए होल्ड किए, तो हो सकते हैं आपको सेम फंड आपको वही आपको 12 से 13% या 15% या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। बट मान लीजिए एवरेज 12% का ही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला उसमें या कंपाउंड रिटर्न, इंटरेस्ट तो नहीं है, कंपाउंड रिटर्न आपको मिला, ठीक है? तो वो आपको एक पॉजिटिव रिटर्न बना के देता है, ठीक है? अब वही चीज़ें अगर मान लीजिए कोई एक हाइब्रिड फंड जो इक्विटी में 70% डालता है और 30% आपको डेब्ट में चला जाता है। अब डेब्ट आपको रिटर्न कम कर देता है, ठीक है? तो लेकिन आपको एक बेनिफिट भी देता है, ठीक है? क्योंकि डेब्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है ना? जैसे मान लीजिए आपने कहीं लोन लिया तो आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वैसे जब बैंक आपको लोन देता है तो बैंक भी एक इंटरेस्ट लेता है ना? तो एक फिक्स्ड इनकम हो गया। तो आपको एक हो गया कि आपको वो जो डेट 30% है उसमें से आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता जाए और जो आपको 70% आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है उसमें से आपको एक वोलेटाइल रिटर्न आपको मिले। तो वो मिला के एक एवरेज आउट रिटर्न मिलेगा। हो सकता है आपको 12% ना मिले, हो सकता है आपको 11, साढ़े 11, 10 मिले, बट डिप लेकिन इसमें ये भी है कि आपका जो डाउनसाइड रिस्क है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। जहाँ पे आपने पूरा 100% अपने स्टॉक में लगाया है, तो उसमें हो सकता है आपको 1 महीने 1 साल में अगर आपको 30% रिटर्न मिल गया, तो अगले साल हो सकता है 15% मिले। वहीं जहाँ पे हाइब्रिड फंड हो सकता है कि 1 साल में आपको 24% मिला और आपको जब डाउनसाइड लॉस में होने लगा, तो वो आपको 15% की जगह पे 12, 13 या 10% आपको लॉस दिखे। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपका फंड थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, इक्विटी में भी आपको एक्सपोज़र हो गया और आपका डेट फंड में भी हो गया, जैसे एक हाइब्रिड फंड हो गया। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसमें और भी चीज़ें हो सकता हैं। तो अब जब आप फंड को पूरा डिटेल्स में वो जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिया जाएगा एक डॉक्यूमेंट्स जिसमें लिखा रहता है कि किसमें ये पैसा लगने वाला है, तो आपको उसमें क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? अभी सवाल ये है कि मैं पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ करूँ? या क्यों करूँ या कैसे करूँ? ठीक है? तो यहाँ पे 2 सारी चीज़ें हो सकता है, ठीक है? पहला बात तो ये है कि आपके पास जो पैसा है, अब वो किस माध्यम से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पास नॉलेज है, तो आप खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है नॉलेज, तो आप कोई एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो लोग आपको इसका सही रास्ता आपको दिखा सकते हैं, ठीक है? जो ऑथराइज़्ड पर्सन है। कोई अननोन पर्सन से ये सारी चीज़ आप डिस्कस मत करें, तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि वो लोग ऑथराइज़्ड नहीं है आपको एडवाइस करने के लिए, ना मैं हूँ आपको एडवाइस करने के लिए कोई ऑथराइज़्ड पर्सन। बट आपको मैं जस्ट इतना आपको क्लैरिटी में देना चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें डिसाइड करने में ईज़ी हो जाए कि हाँ, मुझे क्या सही खुद से करना चाहिए या फिर कोई प्रोफ़ेशनल का आपको हेल्प लेना चाहिए। ठीक है? तो पहली बात है कि म्यूचुअल फंड है क्या? जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जैसे हज़ारों लोगों से फंड इकट्ठा किया जाता है और उस फंड को लगाया जाता है अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट में। हो सकता है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करे या बॉन्ड में इन्वेस्ट करे या फिर हो सकता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, ठीक है?
कुछ भी हो सकते हैं, बट आपको वो फंड पहले देखना पड़ेगा कि वो कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं भी वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद मैनेज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो आप आपका जो फंड है, आप वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक नॉमिनल फ़ी आपको पे करना पड़ता है, डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीक़े का फंड है, ठीक है? जनरली क्या होता है, जो इंडेक्स फंड होता है, जो इंडेक्स को मिमिक करते हैं या रेप्लिकेट करते हैं, उसका फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है, वो बहुत कम है। क्योंकि वो पैसिव फंड है, ठीक है? तो उसमें वही जो निफ्टी में या सेंसेक्स में जो स्टॉक्स हैं लिस्टेड हैं, तो उसी का प्रोपोर्शनेट में उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपको वो जो मार्केट रिटर्न देते हैं इन जनरल उसका आस-पास ही आपको रिटर्न्स आपको उसमें मिलता है। अगर मान लीजिए इंडेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको 10% का उछाल मिला 1 साल में, तो आपका वो फंड भी आपको लगभग-लगभग 10% या 10% का रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है? बट वहीं अगर निफ्टी या सेंसेक्स आपको 10% नीचे गिरा कोई साल, किस साल 10% नेगेटिव रिटर्न दिया, तो वो फंड भी आपको ऑलमोस्ट 10% या आस-पास उसका नेगेटिव रिटर्न्स आपको देगा। बट इसमें क्या है कि वो लोग पैसिवली उस फंड को ट्रैक कर रहे हैं इंडेक्स को या कोई बेंचमार्क को, इसलिए वो आपको फीस थोड़ा कम देते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको हर दिन आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मार्केट परफ़ॉर्म कर रहा है उसी को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है? और वो फंड आपका जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते जा रहा है। अब चीज़ें क्या हैं कि मैं कैसे करूँ, ठीक है? तो कैसे करूँ मतलब इसके लिए आपको 2 चीज़ हो सकता है, एक हो सकता है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, है ना? डायरेक्ट इन्वेस्ट मतलब आप आपके पास जैसे आपने बोला मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, तो आप एक काम कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपको इंडेक्स फंड में ट्रेड करना है ये सॉरी इन्वेस्ट करना है, तो आप इंडेक्स में क्या है कि 50 या 30 स्टॉक्स आपका है, जैसे निफ्टी में 50 है, सेंसेक्स में 30 है। तो आपको क्या करना है, आपका जो पैसा है उसको हर अलग-अलग मान लीजिए 30 स्टॉक्स हैं, उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें करने के लिए आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेहतर है कि आप कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फंड मैनेजर या कोई एडवाइज़र के साथ आप कनेक्ट करें और उनसे एडवाइस लेके आप आपको पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए अगर मान लीजिए मैं ये पैसा जो मैं इन्वेस्ट करूँगा, वो मुझे कब ज़रूरत है, ठीक है? और किस पर्पज़ के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तीसरी बात है कि मुझे कैसा फ़ील होता है जब मार्केट लॉस में जाता है? क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों में दिखाया जाता है। मार्केट अच्छा चलता है, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे ही मार्केट अपोज़िट चलता है, तो लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि अब ये मार्केट और जाने वाला है नीचे, ठीक है? और मुझे लॉस होगा, तो क्या करते हैं लॉस में पोज़ीशन लॉस में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच देते हैं। सॉरी, तो इसमें होता क्या है कि जो आपको रिटर्न बनने के लिए आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था, वो बनने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है? क्योंकि मार्केट ऐसा है कि आपको अगर वो कंपाउंडेड रिटर्न बनाना है, तो आपको लगातार 5, 10 साल, 15 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आपने जो पैसा लगा रहे हैं, तो वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए क्या ये पैसा मुझे इमीडिएटली ज़रूरत है, अगर नहीं है, ठीक है? तो ही इन्वेस्ट करें। अगर आप उसको लॉक में 5 साल, 10 साल के लिए रख पाएँगे, तभी इन्वेस्ट करना सही है, ठीक है? तीसरी होता है कि आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो कोई एक गोल या कोई पर्पज़ के साथ सेट करें, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उनका पढ़ाई के लिए आपके पास अभी 10 साल टाइम है जो कॉलेज जाने वाले हैं। अभी वो 10वीं में पढ़ते हैं या 8वीं में पढ़ते हैं, उसको कॉलेज जाने के लिए भी टाइम है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि और भी छोटा है, चौथी प 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसके आपको शादी करवाना है, तो आपके पास 10-15 साल है। उस 10-15 साल के बाद आपको एक मोटा पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अभी से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो जो ड्यूरेशन है, अब 10-15 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल सकते हैं अगर आप उसको कंटिन्यू करें तो, ठीक है? तो अभी जैसे अभी क्या 1 लाख मेरे पास है, तो मैं पूरा पैसा उसमें डाल दूँ जो मेरा गोल है। अब देखिए गोल्स भी बहुत सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं ना, आपका एक ही गोल नहीं होगा, मल्टीपल्स आपको गोल होंगे, मल्टीपल रिक्वायरमेंट होंगे। ये सारी चीज़ जब आप कोई फंड मैनेजर के आप चूज़ कर रहे हैं तो वो फंड में जनरली लिखा रहता है कि ये किस पर्पज़ के लिए दिया गया है। जैसे एक पेंशन फंड हो गया, तो वो आपको पेंशन के जनरली हिसाब से उसको तैयार किया गया है। अगर कोई फंड है जो आपको रेगुलर मान लीजिए कोई कैश फ्लो देते हैं, ठीक है? तो अगर आपको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, जैसे मान लीजिए एक एसडब्ल्यूपी हो जाता है, सिस्टमैटिक विथड्रॉ प्लान मतलब अभी मैं इन्वेस्ट तो करूँगा लेकिन मुझे पर महीने कुछ पैसा आना भी चाहिए, ठीक है? तो वो भी एक फंड है, ठीक है? तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या है,
ठीक है? तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ, मेरे पास ये फंड है या फिर इ इतना फंड मैं हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? विदाउट एनी डेविएशन, मतलब मुझे उतना डिफ़िकल्टी नहीं होगा। 5,000, 10,000, 15 जो भी आपका कैपेसिटी होता है कि मैं हर महीने इतना पैसा मैं डाल सकता हूँ इन्वेस्ट के लिए, जो भी फ्यूचर के लिए। ऐसा नहीं कि आपको हर 1-2 महीने में, 3 महीने में मुझे वो फंड चाहिए तो आप इन्वेस्ट करें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आपको उसमें कुछ ख़ास बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जब आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा हो गया कि आप मान लीजिए जो पैसा आपके पास है, आप कोई फंड मैनेजर आप चूज़ करें, ठीक है? जो उस फंड के हिसाब से आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि जो आप कोई एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हैं, ठीक है? फिर आप आपका जो चीज़ें हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मेरे ये सर्टेन सर्टेन गोल्स हैं, ठीक है? मेरा इतना कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है और ये जो मुझे पैसा चाहिए, ये मुझे इतना दिन बाद चाहिए, ठीक है? और तीसरी बात है कि मेरा ऐसा है कि मैं ज़्यादा रिस्क लेने वाला इंसान नहीं हूँ, अगर आप नहीं हैं तो। अगर आप हाई कैपेसिटी रिस्क ले सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, आप बियर कर सकते हैं मेंटली, फिज़िकली और साइकोलॉजिकली। मतलब क्या है कि आपका ऐसा होता है ना कि चलो आप बता देते हैं कि हाँ, हाँ, मैं ले सकता हूँ रिस्क। 1 लाख है तो 10,000 नुकसान हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे द नुकसान हो जाता है, फिर आपको वो मेंटल प्रेशर आ जाता है कि अरे 10,000 नुकसान हो गया। तो अगर आप वो कैपेबल नहीं हैं, तो आप वो चीज़ें पहले ही आप डिस्कस कर लीजिए कि मेरा कैपेसिटी ऐसा है कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? बट हाँ, मैं लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ और ये मेरा जो पैसा है मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मुझे 10 साल 15 साल मैं रख सकता हूँ, ठीक है? तो फिर क्या होगा जब आप चीज़ें क्लियर कर लेते हैं और आपको पता है कि हाँ, मार्केट में ये जो लास्ट 30 साल सॉरी लास्ट 30 साल में रिटर्न दिया है, तो वो रिटर्न आगे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बट हाँ, एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जो अभी तक मार्केट ने दिया है, शायद वो कंटिन्यू करे। तो हो सकता है आपको बेहतर भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट आप अभी आप पहले से तय किए हैं या आपको पहले से पता है कि जो रिटर्न पहले मिला है, वो शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो मिल सकता है, वो कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको पता है कि हाँ, ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो आप आपका पूरा पैसा एक ही चीज़ में नहीं लगाते। ठीक है? तो कुछ पैसा आप ऐसे लगा पे लगाते हैं जहाँ पे चीज़ें सर्टेन हो। जैसे कोई फिक्स्ड डिपॉज़िट हो गया, ठीक है? या फिर कोई बॉन्ड्स हो गए जो आपको एक फिक्स रिटर्न आपको देता रहे, ठीक है? और आपको एक सर्टेन परसेंटेज हो गए जो आपने मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है? फिर आपको वो क्या होता है कि अगर मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है तो आपको अच्छा कंपाउंड रिटर्न बना के देते हैं, ठीक है? और वैसे ही आपको जनरली होता है क्या है आपका वेल्थ बिल्ड होता है, ठीक है? तो जब अभी आप डिस्कस करेंगे, कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गया जो रजिस्टर्ड हो सेबी के साथ, ठीक है? तो आपका कन्वर्सेशन आपको यहीं पे होना चाहिए कि मेरे पास ये फंड्स हैं या फिर ये फंड्स मैं हर महीने में लगा सकता हूँ, ठीक है? और मैं ये सर्टेन सर्टेन गोल्स हैं और मेरा चाइल्ड का एजुकेशन है या फिर मैरिज है या होम लोन है चाहे कुछ भी है, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है और उसका एक टाइमलाइन आप बताइए क्योंकि बिना टाइमलाइन में कोई गोल नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरा चाइल्ड एजुकेशन है, मेरा बच्चा है, उनका एजुकेशन के लिए कॉलेज के एडमिशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, बट ये गोल नहीं हुआ, कब चाहिए? जब तक आप बताएँगे नहीं कि मेरे को ये पैसा 5 साल बाद चाहिए या 10 साल बाद चाहिए, तो फिर वो फंड मैनेजर या एडवाइज़र आपका फंड कैसे डिसाइड करेगा कि हाँ, आपका पैसा कहाँ लगाना चाहिए? ताकि आपका वो जो डिज़ायर्ड आउटपुट या जो डिज़ायर्ड रिटर्न आपको ज़रूरत है, पैसा चाहिए उस टाइम पे, वो आपको मिले। ठीक है? आपको अगर मान लीजिए 5 साल बाद आपको पैसा चाहिए और पैसा कितना चाहिए कि हाँ, वो पैसा नुकसान में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन मुझे एटलीस्ट आपको 50% 60% रिटर्न आपको चाहिए। तो वो डेफ़िनिटली जब पैसा आपको नुकसान में नहीं जाना चाहिए, वो कभी ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप मार्केट म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा दीजिए। वो ऐसा प्रेफ़र करेगा जहाँ पे आपको फ़िक्स्ड रिटर्न मिले। जैसे कोई एफडी हो गया या कोई बॉन्ड हो गया जिसमें लिक्विडिटी भी अच्छा हो और आपको उसमें पैसा घटने का भी चांसेस बहुत कम है, बट आपको एक कंसिस्टेंटली 6% 7% रिटर्न्स आपको मिलता जाए, ठीक है? तो एक चीज़ ये हो गया, लेकिन जब आप बोलते हो कि ये जो पैसा है मेरा बच्चा अभी 1 साल का है, उनका जो एजुकेशन कंप्लीट होगा वो 17-18 साल में होगा, तो मतलब आपके पास 15 साल का टाइम है। अब 15 साल के टाइम के लिए मान लीजिए एक एक बहुत लंबा समय हो गया ना, तो उसमें पैसा भी उस टाइम पे आपको ज़्यादा लगेगा आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए। अगर वो पैसा आप
एफडी में डाल देंगे, तो आपको वही 3-4%, 6% रिटर्न मिलेगा, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, है ना? तो फिर उसके लिए आपको एक अलग फंड डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, कौन-सा फंड ऐसा हो सकता है, जो आपको उस तरह का रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आपका जो फंड मैनेजर होगा या एडवाइज़र होंगे, ठीक है? फिर वो आपको डिसाइड करके बताएगा, देखिए तो ये जो आपका फंड है, आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको जाना चाहिए या फिर कोई और हो सकता है। फिर आप वो डिसाइड करके आपको बताएगा कि मैडम आपकी या सर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ये जो फंड्स है, ठीक है? इस फंड का एलोकेशन इस तरीका का है, फिर ये अभी तक इतना परसेंटेज कंपाउंडेड रिटर्न दिए हैं, ठीक है? आने भी जो 10-15 साल होंगे, हो सकते है इसी तरह का अगर कंटिन्यू करता है, तो आपका जो अभी 50,000 या 1 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका वो आपको कंपाउंडेड रिटर्न इतना आपका कॉर्पस बना के दे सकता है, ठीक है? इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट जो अभी तक आप मार्केट ने दिया है, अगर उसी को मैं कंटिन्यू करूँ, तो इतना आपका बन सकते हैं, जो कि आपका रिक्वायरमेंट जो है 5 या 10-15 साल के बाद, तो लगभग-लगभग उसका बराबर है या फिर उससे ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है? तो एक तो हो गया आपका ये फंड के लिए, आपको एक जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए, तो वो आपको हो गया। अभी आपका जो सेपरेट गोल है, फिर उस सेपरेट गोल के लिए आपको वो फंड आपको एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए आप खुद डिसाइड अगर आपके पास नॉलेज है अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे बॉन्ड कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, रियल एस्टेट कैसे काम करते हैं, तो डेफिनिटली आप आपके हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास उतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो बेहतर है कि आप कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ सलाह लें, ठीक है? और फिर उसके हिसाब से आपका चीज़ें जो भी हैं आप डिसाइड कीजिए। इसमें 2 चीज़ होगा, एक आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ, आपने क्या किया है, आपको पता है कि आपका बच्चे का फ्यूचर जो है वो शॉर्ट है। शॉर्ट इन द सेंस कि हाँ, आपने उस चीज़ के हिसाब से ऑलरेडी मैप करके रखे हैं, ठीक है? तो उसमें आपको एक्टिवली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? अब दूसरी बात है, क्योंकि जब आप खुद करते हो तो फिर आप इन्वेस्ट करके फिर आप हर दिन आप देखते रहते हो कि हाँ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घटा कि नहीं घटा, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। तो पहला जो आपको चीज़ें करना चाहिए, एक डिसाइड कर लीजिए आपके पास गोल क्या है या क्या-क्या चीज़ें आप अचीव करने वाले हैं। दूसरी बात, उसके लिए आप अभी कितना पैसा आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसको पाने के लिए आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, ठीक है? आप कितना मार्केट वोलेटिलिटी देखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि आज अगर मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया, हो सकता है कल मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाए या कोई पैंडेमिक की वजह से अगर 10% मार्केट क्रैश हो गया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको 10 या उससे ज़्यादा या कम भी गिर सकता है ना? तो फिर वो आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है? तो जब आप सोच रहे हैं कि मुझे 10-15 साल के लिए ये चाहिए पैसा 10-15 साल बाद, तो आप इतना माइंडसेट आपका बना लीजिए कि मुझे हर दिन उसको ट्रैक नहीं करना है। बस आपको लगातार जो चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करना है और रिटर्न आपको 15 साल के बाद चाहिए तो आप फ़ोकस उसी में कीजिए, ठीक है? आपको उसके बीच में आपको हज़ार लोग हज़ारों चीज़ें आपको बोलेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा चीज़ें, ठीक है? तो उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आप जो डिसीज़न आपने लिए हैं तो उसमें से आप बिछड़ जाएँगे और वो गोल कभी अचीव नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए एग्ज़ैक्टली अगर आप देखेंगे जो फंड हाउस ने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे वेरिफाइड डेटा हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं सेबी को वेबसाइट में या म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट एएमएफआई का जो पोर्टल है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि जो फंड जो रिटर्न दिखाता है कि जैसे म्यूचुअल फंड में मान लीजिए कोई एक फंड है जो 15% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाया है। बट जो उनका जो इन्वेस्टर है, उनका अकाउंट में शायद 7-8% 10% ही पहुँचा होगा, ठीक है? फंड क्लोज़ करने के बाद। रीज़न क्या है कि वो पहले ही क्लोज़ कर लेते हैं। फंड तो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? बट जो इन्वेस्टर क्या है कि जब जैसे मार्केट ड्रॉडाउन में आ जाते हैं, करेक्शन में आ जाते हैं, अपना पोज़ीशन क्लोज़ कर देते हैं, फंड क्लोज़ कर देते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो सकता है आपको इमरजेंसी में फंड की ज़रूरत है या कुछ भी हो, ठीक है? तो इन्वेस्ट करने का मतलब यही है कि अगर आपने डिसाइड किया है इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है? तो अभी तो मैंने आपको बताया कि आपके पास ज़रिया बहुत सारे हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गया, आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप एडवाइज़र के साथ या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप पहले डिस्कस कर लीजिए। फिर आपका जो पर्सनलाइज़्ड चीज़ें हैं आप उसको बताइए, ठीक है? जब उनको आप बताएँगे तो वो चीज़ें एक-एक करके सॉर्ट आउट करके आपको एक ओवरऑल प्लान आपको बताएगा, फिर आप उसको फ़ॉलो कीजिए। दैट्स इट, ठीक है? और कुछ ख़ास है नहीं, ठीक है? बस इतना ही ध्यान दीजिए कि हाँ, कोई ऐसे चक्कर में मत पड़ जाइए, जो आपको बोल रहा है कि हाँ, हम आपका पैसा मैनेज करेंगे और आपको इतना बना के दे देंगे, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसा एश्योरिटी दे रहा है या गारंटी दे रहा है कि हाँ, इतना बना के दे देंगे, तो आप अवॉइड कीजिए वो सारे लोगों के साथ काम करना क्योंकि जो भी चीज़ें मार्केट लिंक्ड हैं
अब कितना भी एक्सपीरियंस, अगर 15-20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल का एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में, फिर भी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर्स में एग्ज़ैक्टली क्या होने वाले हैं, ठीक है? इवन मुझे 5 साल हो गया मुझे मार्केट देखते हुए, ठीक है? मैं मार्केट में एडवाइज़र के साथ काम किया हूँ, रिसर्च एनालिस्ट के साथ काम किया हूँ, ठीक है? इवन हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता है 100% कि अगला जो टाइम है, ठीक है? अगले क्षण में ये क्या होने वाला है। हाँ, हमें पता है कि हमने एक बैक टेक करते हैं, हम रिसर्च करते हैं उसके बेसिस पे, जिसमें हम ये तय करते हैं कि हाँ, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है? और इसमें कितना रिस्क बन सकता है, तो कितना रिटर्न मिल सकता है, ठीक है? तो हर चीज़ पे यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या हो सकता है, ठीक है? लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, साइड वेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट आपको इतना ही चीज़ें हैं जो आपको अगर कोई गारंटी दे रहा है या फिर एश्योर्ड कर रहा है कि हाँ, हमने पहले ऐसा किया था, ऐसा ही होगा, आप इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा ही रिटर्न बनेगा, तो फिर वो सारी चीज़ों को अब अवॉइड करें तो ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है? मेरा काम यही था, आपका इसके बारे में आपको एडुकेट करना कि आप एक अच्छा डिसाइड कर सकते हैं फ़ाइनेंशियल जो भी प्रोडक्ट है उसको परचेज़ करने में, ठीक है? हम कोई फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, ना ही आपको एडवाइस करते हैं कि आप लें, ठीक है? आपको अगर कुछ भी लेना है, आप कोई भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ आप बात करके ले सकते हैं या फिर आप खुद डिसाइड करके भी ले सकते हैं। हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसको हम बोलते हैं पैम, पर्सनलाइज्ड एसेट एलोकेशन मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप आपका जो फ़ाइनेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है? आपको वो सारी चीज़ें आपको भरना पड़ता है। फ़ाइनेंशियल चीज़ें इन द सेंस कि आपको कोई अकाउंट डिटेल्स नहीं, कोई अकाउंट डिटेल्स नहीं, कोई पर्सनल डिटेल्स जैसे पैन नंबर, आधार कार्ड या आपका अकाउंट डिटेल्स, ठीक है? या कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कुछ भी नहीं भरना पड़ता है, ठीक है? आपको सिर्फ़ इतना करना पड़ता है कि आप अभी किस कंडीशन में हैं, ठीक है? आप कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ-कहाँ खर्चा करते हैं, आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? या है तो या फिर लोन है तो लोन है या कितना इंडिपेंडेंस है या फिर आपका गोल्स क्या है? ठीक है? तो ये सारे चीज़ें आप जब आप भरते हैं, ठीक है? भरने के बाद वो आपको एक क्लियर मैप बना के देते हैं, ठीक है? क्लियर मैप बना के देते हैं, तो आपके पास एक आइडिया हो जाता है, ओके मेरे पास इतना फंड्स अभी है, इतना फंड मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये मेरा खर्चा हो रहा है, इतना मेरा लोन है और ये लोन मेरे को रिपे करना है। तो एक पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस आपको एक क्लियर रिपोर्ट में मिल जाता है, ठीक है? आप रिपोर्ट कीजिए, उसको मैप बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, आपके पास एक डिटेल मैप रहता है और आप उसको देख सकते हैं कि आपका फ़ाइनेंशियल कंडीशन अभी किस तरह है, ठीक है? और वो देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी आता है कि हाँ, अभी ये जो मुझे जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो आपके लिए बेहतर होगा। मान लीजिए आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आपको मंथली सैलरी आता है, ठीक है? तो आपका मान लीजिए मंथली सैलरी है 50,000, ठीक है? अब 50,000 सैलरी होने के बाद आपका सारे एक्सपेंसेस स्टार्ट होता है ना? कि आपको ग्रोसरी बिल है, आपको मान लीजिए चाइल्ड एजुकेशन है या लोन है, ईएमआई है, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपने नोट डाउन किए, ठीक है? आपको वो सारे फ़िल किए कि हाँ, मेरा ऐसे-ऐसे स सा सारे जो भी है, वो चीज़ें यहाँ से घट रहा है। दूसरी बात है, अब मेरे सैलरी के अलावा भी मुझे कुछ इनकम है। जैसे अब मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते होंगे या फिर आपका कोई एडिशनल बिज़नेस या आप फ्रीलांसर हैं, तो वो भी आपको एक फंड आ रहा है ना? तो वो पैसे जब आ रहे हैं, तो वो भी आप इंक्लूड कीजिए, ठीक है? तो पैम आपका क्या करता है, ये सारे के सारे जो भी आपका चीज़ें हैं, जो आपका इनपुट एंड आउटपुट है, अब वो सारी चीज़ें आपको मैप कर देते हैं। मैप करने के बाद आपको एक क्लियर अपडेट देते हैं, ठीक है? एक क्लियर मैप आपको बना के देते हैं कि आपका ये सारे गोल हैं, आपके पास इतना सरप्लस अभी बचा है, ठीक है? और ये सरप्लस जो है, आपको आप इस सारे सरप्लस को अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो आपको किस सेक्टर के लिए आप कितना पैसा एलोकेट कर सकते हैं। आप कितना करेंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है? बट वो आपको एक रेडीमेड एक एस्टिमेटेड आपको चीज़ें बताते हैं, आपने जो गोल बताया है उसके ऊपर। अब मान लीजिए आपने बताया कि मेरे एक बच्चे हैं 1 साल का, उनका एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, अगर आपने मेंशन किए और आपके पास सरप्लस है ₹5,000, तो वो आपको बताएगा कि हाँ, आपके पास 5,000 हैं, तो आपके पास 15 साल का टाइम है, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही रह सकता है, ठीक है? बट आपको कौन-सा म्यूचुअल फंड लेना है डिसाइड करने के लिए आपको कोई एडवाइज़र की ज़रूरत है, जो पैम नहीं बताते हैं, ठीक है? पैम में आपको वेरिफाइड एडवाइज़र हैं, ठीक है? बहुत सारे हैं, जो आपका सेबी रजिस्टर्ड एएमएफआई रजिस्ट्रेशन के साथ आपको मिलेगा, ठीक है? आप चाहें तो आप उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी डिटेल्स आपका शेयर नहीं होता है, आपका इन्फॉर्मेशन जैसे आपका फ़ोन नंबर डिटेल्स अगर आप चाहते हैं शेयर करने के लिए, आप बातचीत करने के बाद डेफ़िनेटली आप शेयर कर सकते हैं।
ठीक है? पैम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आपको प्रमोट भी नहीं करते कि आप इनके साथ बात कीजिए या ये प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है? कंप्लीटली आपका डिसीजन है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है, नहीं लेना है या फिर आप डायरेक्टली कोई एडवाइज़र, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पैम में जो लिस्टेड एडवाइज़र हैं, आप उन्हीं के साथ आप बात करें। आप आपके चॉइस में जो भी है, कोई भी है, हाँ, बेहतर है कि आप कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ आप काम करें, जो आपको बेहतर क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पैम है, आपको पूरा चीज़ें आपको मैप करके देता है कि आपका ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे जाना है और उसके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे मैं मान लीजिए एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको मान लीजिए आपको बैंगलोर जाना है, अभी आप दिल्ली में हैं, ठीक है? तो दिल्ली से बैंगलोर आपको जाने के लिए अब पहले आप क्या देखेंगे, मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है? अगर आपके पास 50,000 है, तो आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है। आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं, आप ट्रेन में भी जा सकते हैं, ठीक है? आप कार में भी जा सकते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है? अभी आपको बैंगलोर जाने के लिए आपके पास दूसरा चीज़ है कि हाँ, अब मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है। ठीक है? अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आपको फर्स्ट एड रूट आपको देखना पड़ेगा या फर्स्ट एड व्हीकल देखना पड़ेगा, ठीक है? तो डेफ़िनिटली उसके लिए आपको कॉस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको जाना है 2 घंटे, 4 घंटे में, तो ओनली ऑप्शन कि आपको फ्लाइट में जाना है, तो डेफ़िनेटली आपको जब इमीडिएट बुक करना पड़ेगा, तो आपको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? वही चीज़ है, जैसे अब मान लीजिए आपके पास 50,000 है, अभी आपके पास 10 गोल हैं। अब उस 10 गोलों में से मुझे अचीव करना है, जो नियरेस्ट सबसे जल्दी अचीव करना है, तो हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा फंड एलोकेट करना पड़े, ठीक है? या फिर वो उसमें रिक्वायरमेंट आपका कितना है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको फंड कहाँ लेना है। तो हम क्या करते हैं, जब आप टैब में आपके सारे इन्फॉर्मेशंस जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपने कोई ऐसा नहीं कि कोई अगेन आपको मैं बताता हूँ कि कोई अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड या पैन नंबर वगैरह दे रहा है, कोई देने की ज़रूरत नहीं, ना तो हम कल कॉल करके आपको बता दें कि आप ये सारी चीज़ें फिल कीजिए, ठीक है? इवन तो आपका अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप सारे अब जैसे आपने किए और आपको एक इन्फॉर्मेशन पेज मिल जाता है, अब सारे डिस्क्लेमर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है? ना ही आपका कोई डेटा हम कलेक्ट करके रखते हैं हमारे पास में, जो आपका लॉगिन अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? ताकि आप बाद में भी आके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? बस वही इन्फॉर्मेशन या फिर जो आपका पेमेंट आप मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन आपने लिए हैं, ठीक है? इसको दोबारा करने के लिए या फिर कोई जैसे और प्रोडक्ट हो गया, उसमें अगर जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइस रिलेटेड नहीं है, अगर मान लीजिए जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पैम में आपका पहला एनालिसिस जो है वो आपको बिल्कुल फ्री है। जब आप नेक्स्ट एनालिसिस करने के लिए जाते हैं तो आपको एक नॉमिनल फी पे करना पड़ता है नेक्स्ट एनालिसिस के लिए, ठीक है? तो वो जब आप करेंगे डेफ़िनेटली आपके ऊपर है, अगर आप करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो उस टाइम पे आपको पैसा देना पड़ता है। तो जब वो देते हैं बस वही इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, बाकी आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। सारे डिटेल्स जो है वो आपका सर्वर में ही रहता है। आप आपने डिलीट हिस्ट्री डिलीट कर दिए तो वो आपका रिमूव हो गया, अब दोबारा वापस नहीं आ सकता है। ठीक है? और ना ही हम कोई डेटा आपका शेयर करते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ। इवन दो जो एडवाइज़र लिस्टेड हैं, उनके साथ भी शेयर नहीं करते हैं। है ना? तो आप अभी आपका क्या काम है, ठीक है? आप में भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है? आप आपका डिटेल्स जो है, आप एक पेन और पेपर में लिख लीजिए कि हाँ, मेरा इनकम इतना है, ये सारी चीज़ें, ये लोन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है? फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, आपका गोल क्या है। ठीक है? बट पैम में ये फैसिलिटी है, आपके पास जब आपको चीज़ें पता नहीं है कि हाँ, मेरे पास क्या-क्या व्हीकल अपॉर्च्युनिटी है या फिर मान लीजिए आपका जो गोल है उसमें जाने के लिए मुझे कौन-सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको पैम ईज़ी है, ठीक है? वो ऑटोमेटेड है और आपको ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें मैप करके दे देता है, ठीक है? यही बेनिफिट है, ठीक है? अब सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर लीजिए, ठीक है? फिल करने के बाद वो आपको एक डिटेल रिपोर्ट आपको बना के देगा। अगर आप वो डिटेल रिपोर्ट आप खुद पढ़ेंगे तो आपको आपको खुद को क्लैरिटी हो जाएगा, हाँ, आपको क्या-क्या चीज़ें आपको पता है और क्या-क्या चीज़ें नहीं पता है। तो जब आप आगे उसी रिपोर्ट को लेके आप कोई एडवाइज़र के साथ आप बैठेंगे, फिर आपको पता है कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ ऑलरेडी पता है। अभी अब मेरा ये जो है आप बताइए कि हाँ, इसके लिए मुझे एग्ज़ैक्टली कौन से प्रोडक्ट लेना है। फिर आपको वो एडवाइज़र आपको वो मैप करके देगा। ठीक है? तो वो उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है? ना पैम आपको बता दें कि आप एग्ज़ैक्टली कौन से प्रोडक्ट लें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बैंगलोर जाना है, आपके पास इतना है पैसा, आपको पैसे के हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसमें जाना है? मैं आपको बता सकता हूँ हाँ, फ्लाइट भी अवेलेबल है, ट्रेन अवेलेबल है, आपको बस में भी जा सकते हो या फिर प्राइवेट कार में भी जा सकते हैं। इतने सारे चीज़ें अवेलेबल है बैंगलोर जाने के लिए। तो पैम भी वही बताते हैं, आपको वो डेस्टिनेशन में जाने के लिए इतने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? आपको जाना किसमें है, ठीक है? आपको प्लेन में जाना है या फिर आपको ऑटो में जाना है, कोई जिसमें भी जाना है, तो आप वो खुद डिसाइड कर सकते हैं और आप खुद ही डिसाइड करेंगे, ठीक है? अभी उसमें
आपको कौन-सी ऑटो लेना है, ठीक है? या फिर कौन-सी फ्लाइट लेना है, मुझे इंडिगो में लूँ या फिर स्पाइसजेट लूँ या फिर एयर इंडिया लूँ, उसके लिए आपको जो कंसर्न पर्सन है, जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आप स्पाइसजेट में जाओगे तो आपको ₹200 कम मिलेगा या फिर आपको अच्छा कम्फर्ट मिलेगा। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके लिए आपको एग्ज़ैक्टली एडवाइज़र बनाया गया है, जो रजिस्टर्ड है, जिनको अथॉरिटी है इस चीज़ को बोलने के लिए, ठीक है? तो आप उनके पास जा सकते हैं या फिर खुद डिसाइड करके चीज़ें कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है? कोई भी आपको सवाल ऐसा मन में आ रहा है, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आया, डेफ़िनेटली आप कमेंट में बता सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या समझ में नहीं आया है या फिर कोई क्लैरिफ़िकेशन आपको चाहिए। हाँ, डेफ़िनेटली अगर आप ये बताएँगे कि आप मेरे को बताइए कि कोस किसमें इन्वेस्ट करूँ, डेफ़िनेटली मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? आप उसके लिए कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ संपर्क कीजिए, जो सेबी रजिस्टर्ड हो, ठीक है? थैंक यू।